आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देने का यहाँ पे। बिल्कुल दीजिए। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मैंने कुछ साथियों को इस पे लगाया हुआ था कि बताओ तो भारत जोड़ो यात्रा कहाँ कहाँ से गुजरी थी और वहां क्या हो रहा है। तो उसका आंकड़ा मैं आपको बता सकता हूं। भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटका में कुल 21 कॉन्स्टिट्यूएंसी से गुजरी थी। सन 2018 में इन 21 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी को 12 थी। 21 में से 12 बीजेपी के पास थी, 5 कांग्रेस के पास और 4 जनता दल के पास। और अभी पता है क्या स्थिति है? इन 21 में से 17 कांग्रेस में लीड कर रही है, बीजेपी जीरो पे है इस वक्त। बीजेपी इन 21 में से, जहां 12 पे थी पिछली बार, और जनता दल वही 4 के 4 पे है। मतलब भारत जोड़ो यात्रा का कुछ असर तो है भाई, ये तो दिखाई देना शुरू हो गया है। खैर, जो मैं बात कह रहा था शुरू से वो ये कि देखिए कर्नाटक किस आधार पे मैं बार बार कह रहा था कि बिल्कुल स्पष्ट चुनाव है, एक तरफा चुनाव है। पता नहीं क्यों मुख्य धारा का मीडिया इसको छुपा नहीं रहा, इस बात को दिखा नहीं रहा, और पता नहीं क्यों एग्जिट पोल में भी ये बात स्पष्ट रूप से नहीं आई। और उसका कारण ये है कि कर्नाटका की जनता किसी इनकम्बेंट सरकार को सजा देने से कोताही नहीं करती। ये वाली सरकार इतनी निकम्मी और भ्रष्ट होने की छवि बना चुकी थी कि इसको सजा देना ही देना था। उधर कांग्रेस ने एक समझदारी की और बीजेपी ने एक गलती की। कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक एकता दिखाई। कांग्रेस इस बार बिखरी हुई, बहुत उन चंद चुनावों में से एक था जहां कांग्रेस यूनाइटेड दिख रही थी, बीजेपी बिखरी हुई दिख रही थी। और कांग्रेस ने समझदारी से अपने वोटर को एड्रेस किया। कांग्रेस की जो 5 गारंटियां थी, जो 4 समय से अनाउंस हो चुकी थी, वो गरीब और औरत के लिए थी। कांग्रेस ने पहचान लिया कि हमें वोट किसका आता है। और उधर बीजेपी डिवाइडेड थी और उन इश्यूज को उठा रही थी जिससे कर्नाटका की जनता को कोई दिलचस्पी नहीं थी। अभी बजरंग बली, ये वो, चाय के प्याले में तूफान आ गया, स्टूडियो के प्यालों में बहुत तूफान आ गया, लेकिन अपनी तो बात हुई थी कि इससे कोई चुनाव बदलने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इस चुनाव का जो सबक है, सबक ये है कि मोदी जी का जो तिलिस्म है वो टूट सकता है। ये जो गलतफहमी थी कि भाई खराब सरकार चला लो, भ्रष्ट सरकार चला लो, आखिरी 5 दिन में मोदी जी आएंगे, जादू की झड़ी घुमाएंगे, हिंदू मुस्लिम कर देंगे, फिर चुनाव सारा का सारा खत्म हो जाएगा और बीजेपी मुस्कुराते हुए निकल जाएगी, ये नहीं हुआ। ये होना कतई अवश्यंभावी नहीं है। दूसरा ये तिलिस्म कि चुनाव को मोदी बनाम राहुल बना दो तो जीतेगा तो मोदी ही। अब मोदी बनाम राहुल बन भी गया। आखिर में राहुल ने भी जम के कैंपेन किया, मोदी ने भी जम के कैंपेन किया। नतीजा आपके सामने है। मतलब आप ये देखिएगा, आपके जितने भी दर्शक ये देख रहे हो, सबको मैं कहूंगा 2 मिनट के लिए अजीत अंजुम भाई को छोड़ के आप टीवी चैनल भी देख लीजिए और देखिए क्या कोई टीवी चैनल आज मोदी जी का चेहरा दिखा रही है क्या? जब गुजरात में, याद रखिए, गुजरात के समय भी बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा जी थे और तब तक कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब बन चुके थे। लेकिन जब गुजरात में कांग्रेस हारी तो चेहरा राहुल गांधी का था और मोदी जी का था, और आज चेहरा पता नहीं क्यों नड्डा जी और खड़गे जी का हो गया है ना? तो ये जो तो राहुल बनाम मोदी के दंगल में भी मोदी परास्त किए जा सकते हैं और हिंदू मुसलमान करने भर से चुनाव पलटेगा नहीं, बशर्ते विपक्ष कुछ ठोस बात लेके आए, बशर्ते उनके पास चेहरा हो, बशर्ते वो जमीन पर काम करें। ये मैं समझता हूं 2024 के सबक है। 2024 के सबक पे हम 1-2 सवाल और आगे भी बात करेंगे, क्योंकि बार बार जब ये बात होती है 2024 की, तो फिर अतीत की बात, योगेंद्र यादव जी 2018 के विधानसभा चुनाव कर्नाटका के, और उसके 1 साल बाद वैसे ही 2019 में कर्नाटका के, जहां 26 में से 25 सीटें जीतना, तो उसका जिक्र होता है। जब जिक्र होता है विधानसभा से लोकसभा की तुलना का, तो एमपी और राजस्थान का भी जिक्र होता है कि एमपी और राजस्थान में बीजेपी बाहर हो गई, कांग्रेस आ गई। लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुआ ठीक उसके 6 महीने बाद, तो फिर स्ट्राइक रेट 90-95% हो गया बीजेपी का। तो दोनों में फर्क है। ये फर्क को नजरअंदाज नहीं कर रहे अगर हम विधानसभा से लोकसभा की तुलना कर रहे हैं तो? अजीत भाई, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मैंने लिखा भी है और आपने अच्छा किया याद दिलाया, क्योंकि इस गलतफहमी के शिकार बहुत लोग हो सकते हैं। कर्नाटका में कांग्रेस जीत गई, उससे ये
कतई साबित नहीं होता कि लोकसभा चुनाव में देश भर में कांग्रेस जीतेगी। ये भी साबित नहीं होता कि कर्नाटका में ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीत जाएगी। ये बिल्कुल साबित नहीं होता। कर्नाटका का महत्व कुछ और था अजीत भाई। भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये पहला बड़ा प्रदेश था। कांग्रेस का रिवाइवल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी परीक्षा थी। और क्या, और अगर यहां पे बीजेपी जीत जाती तो मैं आपको बताता हूं, और यही अंदेशा लेके हम सब लोग यहां बैठे हुए थे, 24 का दरवाजा बंद हो जाता। कर्नाटका में जीतने से विपक्ष 24 जीतेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कर्नाटका हारने से विपक्ष 24 हार जाता इसकी गारंटी थी। तो कर्नाटका ने केवल 24 का दरवाजा खुला रखा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये कि दरवाजा खुला है और उस दरवाजे तक पहुंचने की एक राह भी कर्नाटका ने दिखाई है, और वो राह ये है, आप अंतिम व्यक्ति पर ध्यान दीजिए, जाति के हिसाब से, मर्द औरत के हिसाब से, गरीब अमीर के हिसाब से। ये चुनाव लिंगायत वोकलिगा का चुनाव नहीं था। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, मीडिया ने धो धो के लिंगायत वोकलिगा मुसलमान कर करके पता नहीं कितना कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। लिंगायत पहले भी बीजेपी के साथ थे, इस बार भी बीजेपी के साथ है, एग्जिट पोल से पता लग गया है। वोकलिगा मुख्यतः उनके साथ थे, थोड़ा सा कांग्रेस और उनकी तरफ गए हैं। जो असली बात है वो ये है कि कर्नाटका के गरीब ने दिल खोल के कांग्रेस को वोट दिया है। कर्नाटका की औरतों में कांग्रेस की बढ़त मर्दों से बहुत ज्यादा है। ये जो खबर है, ये तो औरत और ये अमीर गरीब, क्लास और जेंडर, उसका चुनाव था। और अगर उस पे ध्यान देगा विपक्ष तो उसके पास 24 में एक रास्ता है। तो कर्नाटका 24 का दरवाजा खोलता है, विजय सुनिश्चित बिल्कुल नहीं करता। आप ठीक कह रहे हैं, कर्नाटका का ट्रेंड तेलंगाना भी पहुंचेगा, मुझे इसमें कोई विश्वास नहीं है। आजकल हर राज्य का अपना अपना ट्रेंड होता है। और कर्नाटका लोकसभा में क्या होगा वो तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बॉटम ऑफ द पिरामिड पर निगाह रखें, अगर आप यूनाइटेड तरीके से चुनाव लड़ें, और अगर आप जमीन पर खड़े होकर दम डट के मुकाबला करें, तो हिंदू मुसलमान को, मोदी की लहर को, मीडिया, पैसा, इलेक्शन कमीशन, बीजेपी की मशीन, इन सब के मुकाबले आप खड़े हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा संबल है कि इस सब आंधी में भी खड़ा हुआ जा सकता है। आप देखिए तो कितना पैसा बीजेपी लगा रही है इस चुनाव में, कितना पैसा झोंका है, आपको बताएं, आपको पता होगा। तो मनी इनके पास, मीडिया, सारी मुख्य धारा की चैनल, जिस दिन मोदी जी ने कुछ बोल दिया बस सारा सिर्फ मोदी 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 कर रहे थे। रोड शो हो रहा था तो लगता था सारा कर्नाटका मोदी जी का रोड शो देख रहा है। और रोड शो में बजरंग बली बने हुए लोग और उसके साथ डांस करते हुए एंकर भी चल रहे थे उस बजरंग बली के साथ। और सारे चैनल ने बजरंग बली का, लगता है, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। बजरंग बली को बजरंग दल से जोड़कर कर्नाटक में कांग्रेस के मुख्यालय पर हनुमान चालीसा पढ़ने चलेगा। और तो और यूपी से, कहीं से, उन्नाव से या कहां से तस्वीरें आई कि 50 ऐसे लफंगे के लोग हनुमान चालीसा लेके दौड़े जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हमने देखी, जो लग रहा था कि बीजेपी जैसे होता है ना, अंत में उसके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो चलो बजरंग बली को एकदम जागृत अवस्था में कर दो, बजरंग बली से जोड़कर। लेकिन कर्नाटक ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया फाइनली। तो एक देश के लिए बड़ा संदेश तो है जी। तो आपके पास मोदी है, आपके पास मनी है, आपके पास मीडिया है, चुनाव आयोग भी जब चाहो अपनी निगाह बंद कर लेता है। उस सब के बावजूद दो चीज को और भूल रहे हैं, तीन चीज को भूल रहे हैं, एक मिनट, जी, तीन चीज को भूल रहे हैं। आपके पास ईडी है, आपके पास सीबीआई है, और आपके पास इनकम टैक्स है, और वो तीनों डीके शिव कुमार के पीछे पड़ी थी पिछले 3 साल से। तो आपने ये सब कर लिया, उसके बावजूद भी जनता खड़ी हो सकती है। ये लोकतंत्र का बहुत सुंदर सबक है। ये दिखाता है कि जनता खड़ी हो सकती है इस सब के बावजूद। और ये मैं बार बार अभिजीत भाई कहता हूं, चाहे बंगाल था, चाहे किसान आंदोलन था, जिसने खड़े होके जमीन पे डट के मोदी सरकार के खिलाफ जिसने हिम्मत दिखाई है डटने की, वो जीता है। ये लोग भागे हैं, बस आपको डटे रहना है सही चीज के ऊपर। दिक्कत ये होती है कि बजरंग दल का नाम आता है, बजरंग बली का मामला उठता है, और कई कांग्रेस के नेता भी घबराना शुरू कर देते हैं। उन्हें भी लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे
छोड़ो, डटे रहो। अगर डटे रहोगे, मुकाबला कर सकते हो। तो मेरे लिए कर्नाटका का महत्व ये नहीं है कि कर्नाटका की 28 सीट अब कांग्रेस के हिस्से में आ गई, भगवान जाने क्या होगा, वो तो आगे की बात है। ये महत्व नहीं है कि इससे कोई तेलंगाना और मध्य प्रदेश का चुनाव तय होने वाला है, मगर 2024 का हौसला बन गया है अब। और 2024 की दिशा दिख गई है, क्या करना है, कुछ किया, संभावना है, और इस रास्ते पे चलोगे तो कुछ कर सकते हो। ये दो बड़ी चीजें कर्नाटका ने की हैं, और मैं समझता अब हूं पूरे देश को झुक के सलाम करना चाहिए कर्नाटका को। नहीं, कर्नाटक के जनता को तो मैं इसलिए सलाम करूंगा कि ऐसे वक्त में जब देश में धार्मिक आधार पर खुलेआम वोट मांगे गए, जब प्रधानमंत्री कह रहे थे कि वो बजरंग बली को ताले में बंद कर रहे हैं, जो बजरंग दल से जोड़ रहे थे, जिस बजरंग दल पर 100 बार मैं बोल चुका हूं, हत्या, लिंचिंग, अपहरण, कोई ऐसी धारा नहीं जो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लगी नहीं है। उस बजरंग दल को, जिसके कार्यकर्ता जय श्री राम बुलवाकर किसी को मार देते हैं या बोलते बोलते मारते हैं, या बहुत तरह के आरोप लगे जिसमें हत्या भी शामिल है, मैंने कहा उसको बजरंग दल को अचानक बीजेपी ने बजरंग बली से जोड़ा, खासतौर से मोदी, जेपी नड्डा और शाह ने। और मैं ये कहना चाहूंगा, वो चैनल पर जब दिख रहा था कि अमित शाह रैली कर रहे, एक उनके रथ पर एक एंकर या रिपोर्टर पहुंचता है, माइक लगाता है और बोलता है बीजेपी कांग्रेस मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन की बात करें, अमित शाह तुरंत बजरंग। तो पूरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, लेकिन कर्नाटक की जनता को इसलिए सैल्यूट कि उस धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण के नैरेटिव को रिजेक्ट किया। लेकिन अब एक बात 2024 पर आने से पहले, चूंकि यह सवाल बार बार उठता है कि जब हारने की स्थिति होती है तो मोदी जी का चेहरा, मोदी जी का फोटो चैनलों से गायब होता है और जेपी नड्डा बलि का बकरा बन जाते हैं, जो भी है। स्क्रीन पर मेरे मोदी जी और राहुल गांधी दिख रहे हैं, चूंकि केंद्रीय नेतृत्व की तस्वीर लगानी थी, हमने वही लगाई, और स्क्रीन पर लगातार मैं मोदी जी की तस्वीर दिखा रहा हूं, ये कहते हुए कि मेरा टॉप बैन है स्क्रीन पर, कर्नाटक में औंधे मुंह गिरे मोदी, इसलिए क्योंकि मोदी ही प्रचार का आखिरी दौर में प्रचार का चेहरा थे। दूसरा एक नैरेटिव है कि कांग्रेस के वोट बैंक भले 7% बढ़ा वोट, लेकिन बीजेपी का 36% वोट इंटैक्ट रहा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन विगन जी आपसे पहले, उसके बाद अजीत जी आपको भी कोई सवाल पूछना हो तो आप भी पूछिए। एक सवाल मैं पहले पूछ लेता हूं कि जब आप 2024 की बात करते हैं कि 2024 की कोई दिशा दिख गई, एक बात तो होता है कि हाँ, ये जो कोई आप स्क्रीन पे कर रहे हैं वो इस देश की राजनीति से जुड़ा हुआ है। देखिए, इस देश में खुरदरा चलता है, चिकना जी बहुत चलता नहीं है। जी खुरदरा बशर्ते कि वो सच हो, तो खुरदरे बने रहिए, चलेगा। बस सच होना चाहिए। देश को खांटी और खुरदरा पसंद है, चिकना चुपड़ा और झूठ पसंद नहीं है। ये आप कर्नाटका में भी देख रहे हैं, वो यूट्यूब पे भी देख रहे हैं। जी। अब हम 2024, चूंकि आखिरी बात 2024 पर आपने की, 2024 की जब बात करते हैं, एक बात तो सही है कि विपक्ष को एक संजीवनी मिलती है, ताकत मिलती है, जमीन मिलती है। एक जो बार बार बात हो रही थी, भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस का जो रिवाइवल हुआ, चाहे संगठन के स्तर पर हो, चाहे राहुल गांधी की छवि के स्तर पर हो, चाहे ये कि इतनी लंबी यात्रा, 3000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी यात्रा में संगठन के कार्यकर्ता थोड़े सक्रिय और एक्टिव हुए होंगे, लेकिन उसके बाद अगर ये नतीजे ऐसे नहीं आते तो फिर होता है कि भारत जोड़ो यात्रा से आप जोड़ तो कुछ पाए नहीं, वोट जोड़ पाए नहीं, और एक कांग्रेस की जो दावेदारी होती विपक्षी एकता में धुरी बनने की, वो दावेदारी खत्म होती, बिग ब्रदर की भूमिका खत्म होती। तो एक तो वो बदलाव दिखा। संसाधन की बात होती है, लोग कहते हैं कि संसाधन के लिए राज्य सरकारें चाहिए, ताकि वो तो एक राजनीति का जैसा भी हो, लेकिन वो सच है। लेकिन मैं फिर वापस वहीं आऊंगा कि विपक्ष की विपक्षी एकता की या किसी मोर्चेबंदी की कोई तस्वीर इससे बदलती दिखती है क्या आपको? अजीत भाई, दो बात। पहला तो ये, आपने मुझे पहले भी सुना होगा, मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी विरोधी वोटों के बिखराव को रोकने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए किसी अखिल भारतीय विपक्षी महागठबंधन की आवश्यकता नहीं है। और दरअसल वो वांछित भी नहीं है, क्योंकि वो अगर हो गया तो मोदी जी ये जो अभी 91 की गिनती गिनाते हैं ना, 91 गालियां मुझे पड़ी, फिर तो उसके बाद वो रुआंसे होकर देश में घूमेंगे, एक अकेला मोदी, और ये सारे उसके खिलाफ। याद रखिए इंदिरा गांधी ने 1971 में क्या किया था। इंदिरा गांधी ने कहा था, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। चुनाव खत्म हो गया था इस एक जुमले से। तो अगर तो इसलिए अखिल, देखिए, जहां विपक्षी एकता की आवश्यकता है
वहां विपक्षी एकता बनी हुई है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, यहां विपक्षी एकता है। कुछ जगह जहां विपक्षी एकता की आवश्यकता नहीं है, बंगाल में विपक्षी एकता नहीं चाहिए, क्योंकि वहां कांग्रेस टीएमसी मिल गई, कम्युनिस्ट मिल गए तो बीजेपी को फायदा होगा। तो वहां नहीं चाहिए विपक्षी एकता। उत्तर प्रदेश में आप इस शताब्दी में कोशिश कर लीजिए, वो नहीं होगा। जब तक ईडी है, जब तक आईटी है, तब तक बहनजी और समाजवादी पार्टी का समझौता नहीं हो सकता। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भीतर एकता हो ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय कि किसी बाहर बाहर किससे एकता करेंगे आप। तो विपक्षी एकता के सवाल को जितना ज्यादा उछाला जाता है आज की तारीख में, मैं बार बार कहता हूं, वो उतना बड़ा सवाल है नहीं। चुनाव के बाद एकता की जरूरत होगी और आप देखना 48 घंटे में हो जाएगी, लेकिन उससे पहले जितनी चर्चा होगी फिर ये सब सवाल आएंगे, अच्छा आपका प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन होगा, ये नहीं वो, ये तमाम चीजें चलेंगी। इसलिए विपक्षी एकता के सवाल को हम सबसे बड़ा सवाल ना बनाएं। दिल्ली में जरूर ये खेल होते रहेंगे, तुम मेरी छतरी के नीचे आओ इत्यादि। और ये जरूर है कि कांग्रेस अगर कर्नाटका न जीतती तो कांग्रेस कमजोर होती इस सब में। आज कांग्रेस जीत गई है तो जाहिर है कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा मजबूत होगा, लेकिन कांग्रेस अपनी मजबूती का इस्तेमाल विपक्षी दलों में अपना कद बढ़ाने की बजाय जिन राज्यों में उसे बीजेपी का मुकाबला करना है वहां कायदे से करने में कर ले तो बहुत अच्छा होगा। आपकी हिम्मत बढ़ी है तो अब आप मध्य प्रदेश में काम कीजिए ना, छत्तीसगढ़ में काम कीजिए, राजस्थान में काम कीजिए, वहां जरूरी है, वो करने की जरूरत है। एक आखिरी बात, अगर आज बीजेपी जीत जाती तो क्या कहा जाता? भारत जोड़ो यात्रा फुस, राहुल गांधी पप्पू, कांग्रेस खत्म। तो मेरा सामान्य नियम यह है कि जिसको हार का इल्जाम मिलना चाहिए था उसको विजय का श्रेय भी मिलना चाहिए। अगर बीजेपी जीत जाती तो श्रेय किसे मिलता? मोदी जी को। तो भाई जिसको श्रेय मिलना था उसको इल्जाम मिलना चाहिए। तो बिल्कुल सामान्य तर्क है ना, ये नहीं हो सकता। हम इल्जाम दे रहे हैं, हमारा टॉप बैंड है कर्नाटक में ओदे मुंह गिरे मोदी, और यहाँ तस्वीर आप देख रहे हैं। हम मानते हैं, मैं तो बार बार कह रहा हूं, और फिर आप अभी आए, फिर से रिपीट कर दूं, दर्शक अभी 16-15 हजार लोग देख रहे हैं, बल्कि फेसबुक और वो दोनों देखे तो लगभग 28 हजार लोग सामने देख रहे हैं। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, और अजीत द्विवेदी के सामने तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर ये नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते तो शाम को 5 से 7 के बीच प्रधानमंत्री मोदी 2 घंटे का कार्यक्रम बीजेपी के ऑफिस में होता, काफिला, फूलों से सजा रास्ता, प्रधानमंत्री मोदी हाथ हिलाते आते, दर्जनों चैनल, दर्जनों एंकर, दर्जनों चैनलों पर लाइव, और मैं बार बार कहता हूं, फिर रिपीट करता हूं, 100 किलो के फूल के माला के बीच प्रधानमंत्री मोदी, दाएं बाएं नड्डा और शाह, यही तस्वीर होती है, और मोदी जी का 50 मिनट का भाषण होता है। आप जानते हैं क्या सच है, राजनीति का सच भी जानते हैं, मीडिया का सच भी जानते हैं। मैंने टीवी पे एंकरों का चेहरा उतर जाता है। मेरी 1-2 बार इच्छा हुई कहने की, दिलासा देने की कि भाई तुम नहीं आ रहे हो, बीजेपी हारी है, काहे को तुम इतना दुखी हो। मतलब ये स्थिति इनकी हो गई है। वहीं और एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि आप इन चीजों को महत्व देंगे इसलिए, कि ई-दिना नामक एक छोटा सा संगठन है। जैसे आप वैकल्पिक पत्रकारिता करते हैं, वैसे ही कर्नाटका में वैकल्पिक पत्रकारिता करता है ई-दिना। इन लोगों ने, पैसा नहीं था, अपने वॉलंटियर की मदद से इन्होंने देश भर में ये चलाया, पूरे कर्नाटका में सर्वेक्षण करवाया, और उस सर्वेक्षण के हिसाब से ये छोटा सा वैकल्पिक मीडिया इन्होंने अपने वॉलंटियर के माध्यम से सर्वेक्षण करवाया, और इन्होंने अब से 3 हफ्ता पहले भविष्यवाणी की कि कांग्रेस को 134 से 140 के बीच में सीट आएंगी। किसी ने नहीं माना, सबने इनको गाली दी और कहा कि ऐसा थोड़ी होता है। सारे लोग कि कांटे की टक्कर, त्रिशंकु विधानसभा, ये वो खेलते रहे। तो आज ये दिन भी है कि हम ई-दिना को भी सलाम करें और कहें कि हाँ, देश में सारे सर्वेक्षण बिकाऊ नहीं होते। सर्वे की विधा केवल मार्केट के आधार पर नहीं चलती। जो लोग बाहर से खड़े होके वॉलंटियर के माध्यम से कर सकते हैं। कन्नड़ा चैनल है, अंग्रेजी भी नहीं है उनकी, इसलिए कोई दिल्ली में नोटिस नहीं करता। अंग्रेजी नहीं बोलेंगे तो दिल्ली में आपको कौन पूछेगा। कन्नड़ा चैनल ने कहा 134 से 140 और अजीब रहा है। और इसलिए मैं समझता हूं कि आज ये जो अब हम कह सकते हैं, अब जब 130 वगैरह पार हो रहा है, अब हम कह सकते हैं कि ये पूरे देश के लिए स्पष्ट मैसेज है
और मैसेज ये है कि ये देश सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति देखना नहीं चाहता, ये देश नफरत की राजनीति खेलना नहीं चाहता, बशर्ते उसके सामने कोई पॉजिटिव एजेंडा लेके आए और जमीन पर लड़ने को, खड़ा होने को, संघर्ष करने को तैयार हो। अगर कमरे में बैठ के आप कहेंगे सेकुलरिज्म, तब नहीं चलेगा, जमीन पे करना पड़ेगा। वो इन्होंने कर्नाटका में करके दिखाया। कांग्रेस के पास एक अपना आधार भी है, कांग्रेस के पास बड़े चेहरे भी हैं कर्नाटका में, तो कांग्रेस की तुलना सब, कर्नाटका की तुलना बाकी सब राज्यों से हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इतना तो साबित हुआ। और ये पूरे देश के लिए बहुत अच्छी शुभ समाचार है। मेरे जैसे लोग यहाँ कर्नाटका में किस लिए बैठे हैं, ये देखिए, ये जो मैं लगा के बैठा हूँ, सॉरी आपकी बैनर मिरर इमेज में आ रहा है, लेकिन इसमें क्या कहा गया है, वेकअप कर्नाटका। ये जी, ये मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं कोई यहाँ विश्लेषण करने नहीं आया कर्नाटका में, विश्लेषण वगैरह सब छोड़ दिया मैंने, पिछले जन्म के मामले थे। यहाँ हम तो एक अभियान चलाने आए थे, और अभियान है येद्दुलु कर्नाटका, कर्नाटका जागो, जागो इस नफरत की राजनीति के खिलाफ, जिसमें किसान आंदोलन, दलित आंदोलन, ये मानवाधिकार आंदोलन, अल्पसंख्यक आंदोलन, सब लोग जुड़े, और सब लोगों ने कहा कि हम जमीन पे जाके 103 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाके हमने काम किया और कहा कि इस नफरत की राजनीति को हराओ, कर्नाटका को बचाओ। ये प्रदेश बसवन्ना का प्रदेश है, ये प्रदेश कुवेंपु का प्रदेश है, मेरे प्रिय लेखकों का प्रदेश है, ये अनंत मूर्ति का प्रदेश है, ये डी.आर. नागराज का, ये देवानूर महादेव का प्रदेश है। यहाँ नफरत की राजनीति न चलेगी, और इससे कम से कम एक बहुत दिलासा मिलती है, खुशी मिलती है कि हाँ, ऐसा हो सका। ये जो पीछे कन्नड़ में लिखे हुए आपको दिख रहे हैं बैनर, ये येद्दुलु कर्नाटका, नफरत की राजनीति हटाओ, कर्नाटका बचाओ, और ये संदेश कर्नाटका ने दिया है। मेरा पिछले 30 साल से कर्नाटका से रिश्ता है, क्योंकि मेरे गुरु किशन पटनायक और यहाँ के समाजवादियों का रिश्ता हुआ करता था, और मेरे लिए तो कर्नाटका हमेशा प्रेरणा का स्थान रहा है। दलित आदिवासी को जोड़ने वाला, हाँ सीधा आ गया, वेकअप कर्नाटका दिख रहा है आपको। दलित और किसान की राजनीति एक साथ की जा सकती है, ये मैंने पहला केवल कर्नाटका में देखा। किसान आंदोलन पर्यावरण की बात कर सकता है, ये मैंने पहली बार कर्नाटका में देखा। और हमारे हिंदी वाले जो कई बार ज्यादा गुरूर कर लेते हैं, उन्हें याद रहना चाहिए कि कन्नड़ को 8 ज्ञानपीठ अवार्ड मिले हैं, हिंदी को शायद 2 या 3 मिले हैं। तो ये बहुत मेरे लिए प्रेरणा का प्रदेश रहा है। इस प्रदेश का नाम केवल हिजाब, अजान, लिंचिंग, लव जिहाद इसमें आए, मुझे विश्वास नहीं होता था कि ये हलाल झटका क्या नहीं किया इन लोगों ने। इस सब के बावजूद जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है। ये सिर्फ कर्नाटका के लिए नहीं, कर्नाटका के प्रेमी मेरे जैसे लोगों के लिए ही नहीं, ये पूरे देश के लिए शुभ समाचार है। लोकतंत्र में इससे सुंदर चीज हो नहीं सकती कि चारों की सत्ता, पैसा, सब तरह का बल, मीडिया, मशीन, सब चीज एक तरफ है और जनता की आवाज एक तरफ है। एक बात और कह दूं बस, मेरे लिए लोकतंत्र का क्षण कब था? लोग मेरे से पूछते हैं राजनीति में दिलचस्पी कैसे हुई। मैं बताता हूँ, 1977 में मैं छोटा सा था, 14 साल का था तब। चुनाव के परिणाम आ रहे थे, हम अपने छोटे से शहर में कचहरी के बाहर खड़े हुए थे और आकाशवाणी तब बता रही थी कि केवल 4 स्थानों के परिणाम आए, आंध्र प्रदेश से वहां कांग्रेस आ गई, ये बताया जा रहा था। और तब अचानक बीबीसी से मार्क टली का मैसेज आया कि इंदिरा गांधी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पीछे चल रही है, संजय गांधी पीछे चल रहा है, पूरे उत्तर भारत में लहर चल रही है। और तब मैंने जो जनता का उन्माद, जो आवाज सुनी, उस दिन मुझे लगा ये लोकतंत्र है। सारा सत्ता, पैसा, रेडियो सब एक तरफ और जनता दूसरी तरफ। आज वैसी ही कुछ और उसी का हुआ कि जब इंदिरा गांधी यहां से बेदखल हुई तो चिकमगलूर ने कोई और संदेश दिया इंदिरा गांधी के। इसी कर्नाटका से इंदिरा गांधी ने अपनी वापसी भी की। तो जनता की आवाज सिर्फ पैसे की नहीं, सत्ता की नहीं, ईडी, आईटी इसकी नहीं, अंततः जनता बोलती है और कर्नाटका में जनता ने बोला है। इससे सुंदर क्षण लोकतंत्र के लिए नहीं है, खासतौर पे हमारे देश के लिए, जहां इस वक्त हमारे गणतंत्र को उखाड़ने की मुहिम चल रही है
और मुझे डर ये था, मुझ जैसे लोग सब कुछ डेरा डाल के, लंगर डाल के कर्नाटका में क्यों बैठे थे? मैं तो भैया कन्नड़ बोल भी नहीं सकता, मेरे बोले तो कोई 2 वोट भी यहाँ खिसकने वाला नहीं। लेकिन हम जैसे लोग लंगर डाल के यहाँ इसलिए पड़े थे कि भाई हम कुछ छोटा सा भी कर सकते हैं। ये कर्नाटका की लड़ाई, मैंने कहा था, भारत के स्वधर्म को बचाने का कुरुक्षेत्र है कर्नाटका। यहां से जीतेंगे तो आगे रास्ता निकलेगा, और यहां से अगर पटरी उतर गई तो फिर अगले 20 किलोमीटर तक यू टर्न नहीं है। तो अच्छा, एक कर्नाटक सवाल है, 2-3 मिनट और एक सवाल है मेरा, कि जैसे कर्नाटका के इस नतीजे से और मोदी का जादू, मोदी मैजिक, मोदी का मास्टर स्ट्रोक, वो सब उतर गया, कर्नाटक ने वो सारा बुखार बीजेपी का उतार दिया। वो तो इस नतीजे से साफ है कि बीजेपी 66 सीट पर आ गई, एकदम दुगने से भी की स्थिति लगभग बीजेपी से कांग्रेस की। एक सवाल कि कर्नाटका से राहुल गांधी के लिए या कांग्रेस के लिए टेक अवे क्या है, हासिल क्या है, जब ऐसे वक्त में जब राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी जा चुकी है, जब राहुल गांधी को लेकर बहुत सवाल है, राजनीतिक भविष्य को लेकर लोग करते हैं, लेकिन कर्नाटका में ये जीत, यहां से आप कांग्रेस के लिए क्या टेक अवे देखते हैं और राहुल गांधी पर्टिकुलर? देखिए, राहुल गांधी के लिए एक तो संबल देता है, संबल ये देता है, मैंने आपको बताया ना, वो भारत जोड़ो यात्रा में 21 जगह से गुजरे थे। पिछली बार उन 21 में से 12 जगह बीजेपी के पास थी, और हमने जब 1 घंटा पहले चेक किया तो उसमें से 0 इस वक्त बीजेपी के हाथ में है, 17 कांग्रेस के हाथ में है। तो एक तो राहुल को तो जाहिर है संबल इस बात से तो मिलेगा, मिलना चाहिए भी किसी भी नेता को। दूसरा ये कि ये चुनाव था जिसमें पर्दे के पीछे से कमान राहुल गांधी ने संभाली थी, ये दिखाने के लिए, एक तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि नेतृत्व का झगड़ा जनता के सामने नहीं होना चाहिए, इसमें वो सफल हुए। दूसरा, ये जो 4 गारंटी कांग्रेस की तरफ से दी गई थी, जो कि मुख्यतः महिलाओं और गरीबों के लिए थी, इनके पीछे राहुल का स्पष्ट हाथ था, ये मैं जानता हूं। ये राहुल गांधी के स्पष्ट समझ के आधार पर 4 गारंटी दी गई। और तीसरा, राहुल गांधी ने जम के प्रचार किया। ये कोई गुजरात वाला मामला नहीं था कि राहुल गांधी एब्सेंट हो। राहुल गांधी, हालांकि मैं तो चाहता था गुजरात में भी उनको रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने यहाँ जम के प्रचार किया, सामने आके प्रचार किया। तो इन तीनों चीजों की वजह से इससे राहुल गांधी का कद बढ़ता है, लेकिन कद बढ़ने के साथ साथ जिम्मेवारी भी बढ़ती है। और जिम्मेवारी ये बढ़ती है कि जो बात आप भारत जोड़ो यात्रा में कहते रहे हैं, अब उस बात को उतारिए। आप कहते रहे हैं अंतिम व्यक्ति की बात, आप करते रहे हैं गरीब की बात, उस सब बात को अब कांग्रेस के एजेंडा में लाइए। तो पहली जिम्मेवारी है कि जो 5 वायदे आपने जनता के लिए करवाए उसको पहले दिन लागू करवाइए। दूसरी जिम्मेवारी है कि पूरे देश में इस एजेंडा को लेके जाइए, जो गरीब और अंतिम व्यक्ति वाला एजेंडा है उसको आप लेके जाइए। और तीसरी बात जिम्मेवारी है, राजनीति 24 घंटे का खेल है, दिन रात जमीन पे रहिए, जनता के बीच में रहिए, वही एकमात्र। उमाकांत लखेड़ा बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, मैं योगेंद्र जी को फ्री करूंगा। उमाकांत जी, आपने इतनी देर से सुना, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं योगेंद्र यादव से नतीजों से के संदर्भ में, फिर मैं इनको फ्री करूंगा। मैं एक चीज योगेंद्र जी आपसे पूछना चाहता था कि क्या ये बताइए कि जब भारतीय जनता पार्टी का एक गैर हिंदी भाषी प्रदेश कर्नाटका में जब उसका प्रादुर्भाव हुआ, जब वो वहां उसने अपनी खिड़की खोली और पांव जमाए, तब इसको भाजपा ने बोला कि एक बहुत बड़ी परिघटना है, ये बहुत बड़ी घटना है ये कि हम लोग को कौ बेल्ट की पार्टी और हिंदी भाषियों की पार्टी, राम मंदिर और ये सब की पार्टी कहा जाता। देखो, हमने वहां भी पताका चढ़ा दी, और रामकृष्ण हेगड़े जैसे ताकतवर सोशलिस्ट नेता जहाँ के मुख्यमंत्री रहे और बड़े बड़े एक से एक दिग्गज नेता वहां पैदा हुए कर्नाटक की धरती पर, आज कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पिटाई लगाते थे, हमारे गांव में कहते तिलक लगा के विदा कर दिया, भाई साहब माफ करो, अब यहां से विदा लो। तो क्या इसको ये माना जाए कि गैर हिंदी भाषी प्रदेशों से भारतीय जनता पार्टी की विदाई की शुरुआत है ये? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने को पैन इंडिया पार्टी बोलती है, वो हिंदी बेल्ट में जहर फैलाने के अलावा वो नॉर्थ ईस्ट में भी जाती है, वहाँ क्रिश्चियनिटी में भी बोलती है कि हम भी आपके साथ हैं, जहां जो हो जाए। वहाँ गौमांस को कहते हैं हम तो गौमांस के बिना रह नहीं सकते हैं, गौमांस तो हम जरूर
उसको हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। लेकिन क्या आपको आपको लग रहा है कि ये नया एक नया ट्रेंड भाजपा के अवसान के लिए है, ये जो आज का जो नतीजा है? मकान जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं कई बार यहाँ पे सभाओं में कहता रहा हूँ कि जिसको ये एंट्री गेट कहते हैं, यही इनका एग्जिट गेट भी बनेगा। ऊपर देखिए, टॉप पेन आ गया, देखिए टॉप पेन क्या लिखा हुआ है, दक्षिण के द्वार से बीजेपी का एग्जिट। अच्छा, जी 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 जी। तो ये एंट्री गेट इनका एग्जिट गेट बनेगा, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। विपक्ष, सबक विपक्ष के लिए यही है, जनता के बीच में रहिए, सड़क पे रहिए, काम कीजिए। अगर काम करेंगे, आए बाएं चीजों पे फोकस करने की बजाय गरीब, महिला और जो पिछड़े हैं उन पे फोकस रखेंगे और उस एजेंडा को और जो वायदे किए उसे लागू करके दिखाएंगे, तो ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। वो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर हो ना हो, राहुल गांधी के लिए अच्छी खबर हो ना हो, देश के लिए बहुत अच्छी खबर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी, आपको फ्री करता हूं। और चलिए, आपने एक प्रेडिक्ट किया और इतने दिन आप रहे बेंगलुरु में। हमारे दर्शकों को भी योगेंद्र यादव के थ्रू जो मतदान से 2 दिन पहले जो जानकारी मिली, उसी दिशा में ये नतीजा है। और मैंने थंबनेल उस दिन दिया था, मुझे याद है कि बीजेपी कर्नाटक में ऐसे हार रही है। योगेंद्र यादव ने बताया हवा का रुख। जब मैंने ये थंबनेल दिया तो मुझे लगा कि अगर उल्टा होगा, शायद हमने आखिर में बात की थी, तो लोग गालियां आपको भी देंगे और मुझे भी देंगे। लेकिन जो आपने कहा वो सही साबित हुआ, जो आपने प्रेडिक्ट किया वही हमारे दर्शकों को आज नतीजों में दिख रहा है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, प्रेडिक्शन तो छोटा मामला है भाई, असली बात है कि देश के लिए शुभ संकेत है। हमारा आपका तो क्या है, चलिए 4 जूते खा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, पर देश के लिए अच्छी बात हुई है, उसका शुक्रिया हमें करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको।